नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है और पिछले वाले सेशन में आप पढ़े हैं उसी से आगे हम टॉपिक को शुरू करते हैं। और टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट टॉपिक चल रहा है एसी थ्योरी का, उसी एसी थ्योरी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और उन्हीं टॉपिकों को आगे बढ़ाते हुए हमारे एसी थ्योरी के जो 5 सेशन कंप्लीट हो गए हैं और आज छठा सेशन है। उस छठे सेशन में हम बात करेंगे कि जो पैरेलल जो RLC होता है, RL होता है और RC होता है, उस पैरेलल के बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले वाले जो 5वां जो सेशन था, उस 5वें सेशन में हमने पढ़ लिया था कि जो श्रेणी क्रम के जो भी थे RLC और RL और RC हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जो भी अपना 5वां सेशन नहीं देखा है वो 5वां सेशन अभी अपनी जो 6 नंबर की जो क्लास आ रही है आज, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ये लिंक मिल जाएगा और आप 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर क्लास देख सकते हैं। ठीक है, एसी थ्योरी का हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आज जो सेशन है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं 6 नंबर का। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन क्विट है, उस मोटिवेशन क्विट को थोड़ा सा ध्यान रखो। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या है, मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कहने का मतलब ये है कि जब आंखों में हमने अरमान ले लिया है, उन आंखों के हिसाब से मंजिल को पार करना है। जैसे माने हमने कुछ बात ठान ली कि मैं ITI करके कुछ बनना चाहता हूँ, तो हमने कुछ सोचा है तभी तो हम ITI में एडमिशन लिया है ना। उसी को हमने ठान लिया तो हम धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने मान को, अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होता है कि ITI में पास होना। ठीक है, ITI में कोई पास होना कोई मुश्किल नहीं है। अगर रेगुलरिटी आप रहते हो तो आपकी क्लास आराम से ITI क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज़ों को हम बात यहीं पे करते हैं कि जो चीज़ें हमने ठान ली है कि हमने ITI करके नौकरी लगना है, तो हम क्या करेंगे, नौकरी लगे ही। समझ गए? तो इसी मोटिवेशन क्विट के से स्टार्ट करते हुए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे पास है प्रत्यावर्ती धारा का सिद्धांत, तो लेक्चर चल ही रहा है। उसी में से हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है समांतर RLC परिपथ, यानी कि पैरेलल RLC सर्किट। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये आती है कि पैरेलल होता क्या है और एक श्रेणी क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम का मतलब होता क्या है, इससे हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि पैरेलल का मतलब, सीरीज का मतलब क्या होता है कि वहां पे हमारे पास कोई भी उपकरण जो लगा रहे हैं वो हमेशा सारे के सारे उपकरण किस क्रम में रहेंगे, श्रेणी क्रम में रहेंगे। ठीक है, और जो पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जो चीजें, पैरेलल का मतलब समांतर क्रम, जो चीजें यहाँ से लगा रहे हैं कि यानी कि दो बराबर में जो चीजें लग रही है। ठीक है, एक स्टेप हमारे पास ये होगी, दूसरी स्टेप हमारे पास ये होगी, तीसरी स्टेप हमारे पास ये होगी। तो इन तीनों का जो हमारे पास संगम हमने बनाया है, तो सबकी जो नोड्स है वो अलग अलग है। ठीक है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसी वजह से पैरेलल का मतलब क्या है कि वहां पे हमारे पास पैरेलल के अंदर जो करंट्स होती है, वो करंट क्या होती है, अलग अलग होती है। जो चीजें हमारे पास हमने उपकरण लगा रखे हैं कि जैसे R प्रतिरोध लगाया है, उस प्रतिरोध के अंदर करंट अलग रहेगी। ठीक है, और L के अंदर जो इंडक्टर है, उस इंडक्टर के अंदर करंट अलग रहेगी। और जो हमारे पास C है कैपेसिटर, उस कैपेसिटर के अंदर करंट अलग रहेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर श्रेणी क्रम की बात हम करते हैं, तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस श्रेणी में हमारे पास जैसे मान लिया कि ये R लगा दिया हमने, ये हमारे पास L लगा दिया। ठीक है, ये हमने कैपेसिटर लगा दिया, तो हमारे पास सारे के सारे किस क्रम में है, यहाँ पे श्रेणी क्रम में है। यहाँ से इसको सप्लाई स्रोत से जोड़ दिया गया है, तो ये तो हमारे पास इसमें श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो आप लोगों को बताया गया था कि श्रेणी क्रम के अंदर क्या होता है कि हमेशा जो करंट्स होती है वो समान होती है और वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है ना। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि धारा तो सभी में अलग अलग होती है और जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, समान होता है। देखिए, हमने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम, जो हमारा टॉपिक था समांतर RLC परिपथ, पैरेलल RLC सर्किट की बात कर रहे हैं। तो हमने जैसे सर्किट बनाया है यहाँ से AC सर्किट। ठीक है, यहाँ से AC सर्किट में हमने हमारे पास सप्लाई करंट जो जा रही है, टोटल जो करंट हमारे पास यहाँ से सप्लाई स्रोत से निकली है, और उसमें हमारे पास जैसे IR लिख रखा है। तो IR का मतलब क्या है यहाँ पे कि
रेजिस्टेंस के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रतिरोध है। क्या लगा दिया हमने, ये प्रतिरोध लगाया। इस प्रतिरोध के अंदर हमारे पास करंट कौन सी है, IR है, समझ गए। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस हमने लगाया, तो यहाँ से करंट हमारे पास ये दूसरा कॉम्बिनेशन बना दिया, ये दूसरा उपकरण हमने जोड़ा है। किस क्रम में जोड़ा है, यहाँ से पैरेलल में, यानी कि प्रतिरोध की श्रेणी के समांतर क्रम में क्या लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रेरक बोलते हैं। ठीक है, अब प्रेरक के अंदर यानी कि इंडक्टर के अंदर हमारे पास जो करंट आ रही है वो कौन सी आ रही है, IL आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है, IL का मतलब यानी कि इंडक्टर की जो धारा प्रवाहित हो रही है इस उपकरण के अंदर पहुंच रही है। ठीक है, अब देखिए IR इसके प्रतिरोध में धारा होगी और प्रेरक के अंदर IL होगी, दोनों की धारा अलग अलग हुई कि नहीं। तो ये हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसी प्रकार से इंडक्टर के समांतर क्रम में हमारे पास एक उपकरण और लगा रखा है हमने, कौन सा लगाया, यहाँ से C लगाया। ठीक है, तो C हमारे पास क्या है, सांधारित्र है। क्या है यहाँ पे, सांधारित्र है। तो सांधारित्र कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हमारे पास कौन सी है, IC है। ठीक है, तो हमने 3 उपकरण लगाए, इन तीनों उपकरणों के अंदर करंट क्या है, अलग अलग है, और इन तीनों के अंदर वोल्टेज का जो मान है हमारे पास, सप्लाई वोल्टेज, वो क्या है, समान है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, और धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि RLC के अंदर जो RLC एक प्रतिबाधा जैसे Z होता है ना, तो Z बराबर हमने क्या लिखा था, R स्क्वायर प्लस कोष्टक XL माइनस XC का रूट, यानी स्क्वायर का रूट हमने लगाया था ना। उसी प्रकार से आज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे हमने आप लोगों ने श्रेणी और समांतर में पढ़ाया था कि जैसे टोटल रेजिस्टेंस याद करते हैं तो हमारे पास श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, 1/8 टोटल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस 1/R3 होता है कि नहीं होता है। उसी प्रकार से हम बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हमारे पास श्रेणी क्रम के अंदर क्या था, श्रेणी क्रम के अंदर हमारे पास हमने लिखा था कि टोटल वोल्टेज हमारे पास थी, ठीक नहीं थी, और इसी प्रकार से हमने V स्क्वायर यानी कि टोटल R, ठीक है, तो हमारे पास VL माइनस VC हमने लिखा था नहीं लिखा था ना। उसी प्रकार से हम यहाँ पे पैरेलल की बात कर रहे हैं, तो पैरेलल के अंदर क्या होगा, करंट अलग अलग है, वहां पे वोल्टेज अलग अलग थी, तो हमने वोल्टेज लिखा था कि नहीं था। इसी प्रकार से पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर धारा अलग अलग होती है, तो हम धारा का डिनोट किया है यानी कि I है सप्लाई धारा है हमारे पास, स्क्वायर होगी IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का स्क्वायर। अब जैसे इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, IR का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा ना। तो वहां पे हमारे पास क्या था, VL और माइनस VC था नहीं था, और IR था, V था, VR था टोटल। तो ये हमारे पास सप्लाई जो करंट है वो सप्लाई करंट हमारे पास IS हो गया, और IR स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे पास यहाँ से स्क्वायर हटाया तो हमने अंडर रूट लगा दिया इसका, समझ में आया क्लियर। तो यहाँ से जहां हम कह सकते हैं कि IR बराबर क्या होता है, जैसे ओम का नियम होता है, ओम का नियम क्या कहता है, यानी कि I बराबर क्या होता है, V अपॉन R होता है, नहीं होता है, और V बराबर क्या होता है, IR होता है ना। इसी प्रकार से R क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो ये चीजें होती है, यहाँ से हम जैसे मान लिया कि I बराबर क्या होगा, V अपॉन R लिख लिया हमने, और IL यानी कि ओनली प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध के अंदर जो धारा जा रही है वो हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज और प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा। और जो इंडक्टर के अंदर करंट जा रही है तो हमारे पास क्या होगा, इंडक्टर क्या होता है, प्रेरक, और प्रेरक को किससे डिनोट करते हैं, XL से करते हैं ना। तो हमारे पास जो प्रतिबाधा होती है तो हमारे पास IL बराबर V अपॉन XL हो गया कि नहीं होगा। C का है, IC का है, तो अपन V अपॉन XC हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीजें यहाँ से हमारे पास यहीं से निकल के आ रही है, और ये चीजें हमारे पास कहाँ से निकल के आ रही है, ये चीजें आप लोगों को पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया था कि XC का मतलब क्या होता है, XL का मतलब क्या होता है, ठीक है, बताया कि नहीं था, बताया। तो ये चीजें आप लोगों को पीछे वाले टॉपिक में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब इससे आगे चलते हैं हम, इससे आगे हमारे पास क्या होगा, जहां मान लिया कि IS सप्लाई धारा है, सप्लाई धारा बराबर V अपॉन XL। अब देखिए यहाँ पे V अपॉन XL है, तो जैसे हमारे पास V बराबर क्या, सॉरी I बराबर क्या होता है, ये वाला मान हमने रखा है, V लिख रखा है ना, V लिख रखा है, नहीं लिख रखा। तो R का मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा जिसमें हमारे पास क्या होता है, XL होता है,
तो हमने क्या लिख दिया, v अपॉन एक्सएल माइनस सॉरी प्लस v अपॉन एक्सएल माइनस v अपॉन एक्ससी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इसका अंडर रूट लग गया, क्लियर यहाँ से। और जैसे मान लिया कि अब i बराबर क्या होता है, v अपॉन r होता है, i बराबर क्या होता है, v अपॉन r होता है। तो v i बराबर क्या होता है, v अपॉन r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, z। और z किसको कहते हैं हम, z किसकी इकाई है, यानी किसको दर्शा रहा है, यहाँ से प्रतिरोध को दर्शा रहा है, प्रतिबाधा को दर्शा रहा है, या प्रतिघात को, बताइए, प्रतिबाधा को दर्शा रहा है यहाँ से। तो प्रतिबाधा, समझ रहे बात को, प्रतिबाधा और प्रतिबाधा है तो हमारे पास z बराबर क्या होता है, ये चीज अब आप लोगों को याद होनी चाहिए। z बराबर क्या होता है, प्रतिबाधा क्या होता है बताइए, r का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है ना। तो ये चीजें हम यहाँ इसकी जगह ये चीजें लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, अब जैसे हमारे पास v है, ठीक है, तो जहां हम 1/z लिख रहे हैं, 1/z का मतलब क्या है, यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास दिया हुआ है, और वोल्टेज हमारे पास क्या है, यहाँ से 1/v/z है, तो हम v की जगह 1/z कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं 1/z, यानी कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो हमारे पास क्या होता है, 1/RT होता है ना, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो इसी के हिसाब से जो हमारे पास रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उस रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अनुसार ही तो v की जगह हम 1 और r की जगह हमारे पास r का स्क्वायर प्लस 1/xl माइनस 1/xc। क्यों, क्योंकि ये चीजें हमारे यहाँ से निकल के आ रही है ना। तो इस हिसाब से हमारे पास ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, यहाँ से समांतर प्रतिरोध बनता है, समांतर यानी कि RL से सर्किट बनता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो चीजें आप लोगों को बताई गई थी कि जैसे G बराबर क्या होता है, चालकता होती है ना, और R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध होता है। G बराबर चालकता हो गया, और हमारे पास B बराबर क्या होता है, ये चीजें यहाँ पर नोट कर रखिए। G बराबर क्या होता है, 1/R होता है, यानी कि प्रतिरोध चालकता का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि G बराबर 1/R, और यहाँ हमने लिख रखा है Y बराबर 1/Z। तो Y क्या है यहाँ पे, प्रवेशिता यानी कि एडमिटेंस, यानी एडमिटेंस के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यहाँ पे Z है प्रतिबाधा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रवेशीयता, इसको हम बोलते हैं एडमिटेंस, और ये हमारे पास क्या है, प्रतिबाधा। तो हम कह सकते हैं कि प्रवेशिता है वो प्रतिबाधा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रवेशिता को किससे डिनोट करते हैं, y से करते हैं, और z को हमारे पास प्रतिबाधा है, और हमारे पास g क्या है, चालकता कंडक्टेंस इसको हम बोलते हैं, और b क्या है हमारे पास, अनुकायरता यानी सस्पेंस टेंशन होता है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा था कि इससे पहले वाले में कि z बराबर r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर लिखा था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे जो प्रतिबाधा सॉरी प्रवेशिता बराबर जी का स्क्वायर यानी चालकता प्लस अनुकार्यता का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ से जी स्क्वायर प्लस अनुकार्यता। और इसके बाद में जो हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो पावर फैक्टर होता है, जो शक्ति गुणांक बोलते हैं, तो हमने श्रेणी क्रम वाली बात कर रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में क्या लिखा था हमने, cos फाई बराबर r/z होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे जो समांतर वाला होता है, तो यहाँ पे z r बराबर z नहीं लिख सकते। क्यों, यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, समांतर परिपथ है, तो हम देख सकते हैं शक्ति गुणांक बराबर क्या होगा, यानी कि cos फाई बराबर क्या होगा, g/y, क्या होगा, g यानी कि चालकता, y यानी इसकी प्रवेशिता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि श्रेणी और समांतर, श्रेणी के अंदर तो पावर फैक्टर हमारे पास r/z होता है, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका cos फाई बराबर g/y होता है। क्या होता है, cos फाई बराबर g/y होता है। तो ये था हमारे पास RLC, यानी तीनों सर्किटों को किसमें जोड़ रखा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसके बाद में हमारे पास आएगा जैसे श्रेणी क्रम और सॉरी RL का और RC का। ठीक है, ये तो हमारे पास तीसरा हमारे पास RLC का हो गया, क्लियर। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, समझ में आई कि नहीं आई? तो जो चीजें हमारे पास पैरेलल वाली थी, पैरेलल की हमने तीनों सर्किट आप लोगों को याद होना चाहिए। सर्किट अगर क्लियर है तो आप लोगों को बिल्कुल ये जो पूरी जो समीकरण आई है वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन हमारे पास एक सबसे पहले सर्किट का बनता है कि सर्किट आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर बनता है, यानी कि वहां पे हमारे पास श्रेणी क्रम में तो क्या था, cos फाई बराबर r/z था।
और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जी अपॉन वाई होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है कि जैसे हमारे पास 1/z है, यानी कि 1 प्रतिबाधा है, 1 प्रतिबाधा को हम यानी कि 1/r का स्क्वायर प्लस 1/xl माइनस 1/xc का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा, तीसरा सवाल बनता है यहाँ से। ठीक है, जैसे आपके आईटीआई में तो मान लिया कि आपका श्रेणी क्रम तक ही क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर जिसका लेवल अगर आप लोग बढ़ा दोगे तो आप लोगों को समांतर क्रम वाली बात आएगी। तो समांतर क्रम में पैरेलल सर्किट है आरएलसी का, तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, आईटीआई के अंदर इतना डीपली नहीं जाएगा, जो चीजें यहाँ वो हम देख रहे हैं, लेकिन डीपली के बाद यहाँ पे चीजें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। समझे बात को? अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो आप श्रेणी और समांतर दोनों क्लियर नहीं कर सकते, श्रेणी भी याद नहीं रह पाएगा। ठीक है ना, तो श्रेणी के साथ साथ हमारे को पैरेलल भी लेके चलना पड़ेगा। क्लियर? तो चले आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारे पास ये टॉपिक था आरएलसी का, अब हम पढ़ेंगे आरएल सर्किट का, यानी कि पैरेलल आरएल सर्किट। ठीक है, आरएल सर्किट। तो देखिए यहाँ पे आरएल सर्किट का हम टॉपिक देखते हैं। हमारे पास है यानी कि समांतर आरएल परिपथ। ठीक है, जो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल आरएल सर्किट। ठीक है, समांतर आरएल सर्किट, यानी कि पैरेलल जो सर्किट है उस पैरेलल सर्किट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पैरेलल सर्किट की, पैरेलल की हम बात करते हैं तो इससे पहले हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पे तो सर्किट डायग्राम हम बनाते हैं, तो सर्किट डायग्राम का वही चीज होगी, यहाँ पे आरएल लग जाएगा, वहां पे सी था। तो देखिए यहाँ सबसे पहले मैं क्या लगाता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हमने। ठीक है, क्या लगाया जी हमने, रेजिस्टेंस लगाया है। ठीक है, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद में हमारे पास जो दूसरा है आर एल है, यानी कुंडली हमने लगाई, प्रेरक लगाया, तो ये हमारे पास एल है यानी कि प्रेरक है। और ये चीज आप लोगों को पता हो प्रेरक की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है, यानी कि आई एन, और ये हमारे पास आई आर यानी कि प्रतिरोध। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या है, सप्लाई जा रही है, कौन सी, एसी सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल करंट जा रही है आई एस सप्लाई। ठीक है, तो यहां से अब देखिए वो चीज लेके चलेंगे हम कि टोटल हमारे पास क्या है, करंट अलग अलग है दोनों में। आई एस बराबर क्या होगा, आई आर प्लस आई एल का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब जैसे मान लें कि आई एस का स्क्वायर उठाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर का अंडर रूट। बंद करिए भाई। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कौन सा टॉपिक चल रहा था कि जो समांतर आरएल परिपथ वाला जो पैरेलल आरएल सर्किट था, तो हमने सर्किट बनाया है कि आईसी यानी सप्लाई जो धारा है, यानी कि प्रतिरोध आई आर हमारे पास इसके अंदर करंट प्रवाहित हो रही है। इसी प्रकार से जो इंडक्टर है उस इंडक्टर के अंदर आई एल करंट प्रवाहित हो रही है। तो उसी प्रकार से जैसे हमारे पास आरएलसी था, आरएलसी के अनुसार ही हम आरएल का सर्किट बनाया। तो जैसे हमारे पास क्या है कि दोनों के अंदर करंट अलग अलग है और वोल्टेज क्या है, दोनों के अंदर समान है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज क्या है, समान इसके अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि करंट दोनों में अलग अलग है, तो सप्लाई करंट का स्क्वायर बराबर प्रतिरोध धारा का स्क्वायर प्लस इंडक्टर करंट का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए वहां पे हमारे पास वाई था, वाई क्या था, प्रवेशिता, प्रवेशिता, और हमारे पास जी क्या था, चालकता, चालकता, और बी क्या था यहाँ पे, अनुकायरता, अनुकायरता। ठीक है, तो अनुकायरता यानी कि वाई बराबर क्या होगा, जी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमारे पास आरएल का सूत्र आप लोगों को ये चीजें, एक तो नोट हमारे पास ये करना है और दूसरा नोट हमारे पास ये करना है कि पैरेलल आरएल सर्किट के अंदर अगर कोई सवाल आता है तो दो ही सवाल आते हैं, तीन सवाल ही यहाँ से बने। सबसे पहले इसका सर्किट तैयार होना चाहिए, सर्किट के बाद में इसके अंदर कौन कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, आई आर और आई एल, और आई एल और आई आर है, उन दोनों का अगर रूट करते हैं तो रूट हमारे पास क्या होगा, इस प्रकार से इसको सवाल कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी सवाल पूछ सकता है कि प्रतिरोध धारा और इंडक्टर धारा दोनों दी हुई है, तो हमारे पास टोटल धारा कितनी होगी, तो ये फॉर्मूला लगा के क्या कर सकते हैं, हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। और हमारे पास अगर कंडक्टेंस यानी कि प्रवेशिता पूछे कौन से के अंदर, समांतर
आरएल सर्किट के अंदर अगर प्रवेशिता पूछे यानी कि एडमिटेंस पूछे तो हमारे पास क्या लगाना है, जी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास उसकी प्रवेशिता ज्ञात हो जाएगी। ये चीज आप लोगों को यहाँ से पता चल गया कि वाई क्या होती है, जी क्या होता है और बी क्या होता है। ठीक है, और बी का मतलब यहाँ पे अनुकार्यता दो प्रकार का होता है ना, ये चीजें आप लोगों को पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद में जो टॉपिक है समांतर आरसी परिपथ यानी कि पैरेलल आरसी सर्किट। ठीक है, क्योंकि आरएल और आरसी का जो सर्किट होता है ओनली हमारे पास जो सिलेबस के अनुसार अगर बात करते हैं तो सिलेबस में जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पुटअप होता है जो आरएलसी सर्किट होता है ना, उस आरएलसी सर्किट के अंदर से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है और वो भी पैरेलल के अंदर से। ठीक है, और उसकी रेजोनेंस होती है, उसके बाद में जो टॉपिक आएगा उसका रेजोनेंस यानी कि श्रेणी का और समांतर का रेजोनेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है कि जो समांतर आरसी सर्किट के अंदर जैसे हमारे पास ये प्लस हो गए, ये माइनस हो गए, तो हमारे पास यहाँ से हमने सप्लाई दे रखी है, क्या दे रखी है, सप्लाई दे रखी है। तो हमारे पास ये आई आर हो गया यानी कि करंट हो गई, टोटल हमारे पास क्या होगा, सप्लाई धारा हो गई। और ये हमारे पास आगे से दूसरा सर्किट लगा हुआ है, उपकरण लगा हुआ है, तो आईसी हो गया। ये हमारे पास सांधारित्र हो गया, सांधारित्र इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सप्लाई कंप्लीट हो गई है। तो ये सर्किट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। पैरेलल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, श्रेणी क्रम वाली तो हम आप लोगों ने बात कर ली है, ये समांतर वाली है। देखिए यहाँ से हमारे को वही चीज लेके चलती है जहां से हमारे पास कौन सा है, आरएल का था, उसी प्रकार से हमने आरसी का बनाया। तो देखिए इसके अंदर दोनों धारा अलग अलग है। तो सबसे पहले हमारे पास सप्लाई जो धारा है उसका स्क्वायर बराबर प्रतिरोध की धारा प्लस इंडक्टर की धारा का स्क्वायर। दोनों में धारा अलग अलग है कि नहीं है, उन दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई एस बराबर आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर का अंडर रूट हो गया, सॉरी एल नहीं सी आई। ठीक है, आई सी यानी कैपेसिटर लगा हुआ है ना, इंडक्टर थोड़ी है यहाँ पे। अब देखिए अगर इसकी प्रवेशिता ज्ञात करते हैं तो y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा आपसे g का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। यहाँ पे आई आर का स्क्वायर था ना dl का, तो यहाँ पे bc हो गया, हुआ कि नहीं। bc क्या है यहाँ पे, कैपेसिटर अनुकार्यता, कैपेसिटर जो कैपेसिटिव इंडक्टिव है, सॉरी कैपेसिटिव जो सस्पेंटेंस होता है वही चीज यहाँ पे bc है कि नहीं है। तो ये चीज हमारे पास कौन सी हो गई, यहाँ से समांतर आरसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों टॉपिक हमारे आज जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। जो हमारे पास आरएलसी का था, आरएल का था और आरसी का था। ठीक है, तो क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। और फिर भी अगर कोई चीज की प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो हमने हमारी तरफ से पूरी आप लोगों को दे रखी है, तो आप किसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। बताइए, पढ़ना आपको पड़ेगा भाई, कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, पढ़ोगे आप, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है ना, तो चले आगे। अब हम बात करते हैं आगे, अगला वाले टॉपिक है इससे। तो अगले वाले टॉपिक में हमारे पास है कि जैसे रेजोनेंस, अनुनाद की बात करते हैं। अनुनाद भी हमारे पास एक पैरेलल अनुनाद होता है, एक सीरीज अनुनाद होता है। ठीक है, उन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पैरेलल अनुनाद यानी कि पैरेलल रेजोनेंस। पैरेलल रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक क्लियर है, इसको दोबारा समझ लेना कि हमारे पास जो श्रेणी अनुनाद और जो पैरेलल अनुनाद होता है, वो पैरेलल से पहले हम बात कर लेते हैं कि अनुनाद होता क्या है। ठीक है, यानी कि रेजोनेंस किसे कहते हैं, कि रेजोनेंस किस प्रकार से काम करता है कि दोनों के, यानी श्रेणी और समांतर के। ठीक है, तो उसको हम देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अनुनाद है। अनुनाद यानी रेजोनेंस किसे कहते हैं कि ऐसी परिपथ में वह स्थिति जिसमें परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि Z पूर्ण रूप से शुद्ध प्रतिरोधी, यानी शुद्ध प्रतिरोधी का मतलब प्योर रेजिस्टिविटी हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं या रेजोनेंस कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि एसी सर्किट के अंदर, यानी कि एसी सर्किट के अंदर परिपथ में जो प्रतिबाधा पूर्ण रूप से यानी शुद्ध प्रतिरोधी बन जाती है। यानी कि हमारे पास कोई भी पदार्थ है, यानी कि उसको सप्लाई देने के बाद में वो हमारे पास एक प्योर रेजिस्टिविटी बन जाती है। ठीक है, यानी कि एक प्योर रेजिस्टिविटी बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, यानी कि अनुनाद कहते हैं।
ठीक है। जैसे मान लिया कि कोई तार हमारे पास सप्लाई तार है, उस तार को हमने क्या दिया, एक सर्किट के अंदर जोड़ दिया और सर्किट के अंदर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास प्रतिबाधा है, ठीक है, और प्रतिबाधा पूर्ण तरीके से, प्रतिबाधा यहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ मत मानो कि चालक तार हमने लिया, उस चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की तो धारा प्रतिबाधा होगी और पूर्ण तरीके से चालक आसानी से प्रभावित हो रही है। समझ रहे मेरी बात को, कि यानी कि चालकता बोलते हम, तो यानी किसी तार के अंदर चालकता या धारा आसानी से प्रभावित होती है, उसे क्या कहते हैं, चालकता बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं ना। उसी प्रकार से यानी रेजोनेंस, यानी कि जो सर्किट के अंदर हमने प्रतिबाधा पूर्ण रूप से एक प्योर रेजिस्टिविटी के रूप में बन जाती है या तैयार हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, ठीक है। अनुनाद की स्थिति में प्रेरकत्व प्रतिघात XL का मान धारकीय XC प्रतिघात के मान के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, वो दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास XL बराबर XC का मान, ठीक है, XL बराबर XC का मान दोनों का बराबर है, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे रेजोनेंस बनेगा, यानी कि अनुनाद होगा, ठीक है। जैसे XL का मान भी 10 है और XC का मान भी 10 है, तो हमारे पास कौन सा रेजोनेंस बना है, अनुनाद बना है। क्लियर, कि अगर दोनों का मान समान होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, रेजोनेंस बनेगा, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में परिपथ में जिस आवृत्ति पर उत्पन्न होती है उसे अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। जैसे मान के चलो किसी सर्किट के अंदर अगर कोई आवृत्ति दी जा रही है, यानी कि चालक तार के अंदर धारा प्रवाहित की जा रही है, उस धारा प्रवाहित के अंदर यानी कि स्थिति जिस आवृत्ति पर उत्पन्न होती है, यानी कि जिस चालक तार के ऊपर यानी कि धारा प्रवाहित की जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अनुनाद आवृत्ति बोलते हैं। यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिघात XL और XC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि जिसके अंदर आवृत्ति आराम से प्रभावित होती है, यानी कि XC और XL के अंदर धारा फ्रीक्वेंसी आसानी से प्रभावित की जाती है, उसे हम बोलते हैं आवृत्ति, अनुनाद आवृत्ति बोलते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस बोलते हैं या अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है। देखिए अब यहाँ तक तो हमारे पास दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए, अनुनाद किसे कहते हैं, ये चीजें हमारे पास कंप्लीट हो गई है कि किसी सर्किट के अंदर प्रतिबाधा पूर्ण रूप से क्या हो, प्योर रेजिस्टिविटी बन जाए, ठीक है। दोनों का XL और XC का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों का समान होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर प्रभावित की जा रही है यानी कि फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति बोला जाता है। तो ये तो ये हमारे पास दोनों चीज क्लियर होगी ना, रेजिस्टिविटी भी कंप्लीट होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी कंप्लीट होनी चाहिए, दोनों का मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब तो हम उसको क्या कह सकते हैं, अनुनाद बोल सकते हैं या रेजोनेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात हम आप यहाँ पे अनुनाद के बाद में हम करते हैं श्रेणी अनुनाद, यानी कि श्रेणी RLC परिपथ के अनुनाद, यानी कि इसके बाद में हम पढ़ेंगे पैरेलल का। तो सबसे पहले श्रेणी वाला देखिए, श्रेणी RLC अनुनाद यानी कि मतलब क्या होता है, अनुनाद का मतलब तो आप लोग समझ गए कि अनुनाद होता क्या है, कि तीनों चीजें कंप्लीट होनी चाहिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अनुनाद हो जाएगा। तो हम बात यहाँ पे करते हैं श्रेणी अनुनाद की। श्रेणी के अंदर भी कौन से सर्किट की बात करते हैं, RLC सर्किट की। देखिए RLC सर्किट हमारे पास पूरा सर्किट बना हुआ है, ठीक है, R बना हुआ है, XL बना हुआ है, XC बना हुआ है, ठीक है, क्या बना हुआ है, XC बना हुआ है। कैपेसिटी इसके अंदर क्या दे रखी है, सप्लाई दे रखी है, क्या दे रखी है, इसके अंदर सप्लाई दे रखी है। तो अब जैसे हमारे पास सर्किट हमने RLC सर्किट श्रेणी में बनाया है, उसी प्रकार से अनुनाद की स्थिति में बात करते हैं हम, तो दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, XL और XC क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनुनाद आवृत्ति की, तो अनुनाद आवृत्ति के अंदर जो हमारे पास सूत्र होता है वो यही चीज फैक्ट करता है यहाँ से कि कोई चीज इसके अंदर कोई ज्यादा खास बात नहीं है, बस ओनली एक न्यूमेरिकल सवाल आता है और न्यूमेरिकल सवाल में आप लोगों को ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। तो रोटर सॉरी अनुनाद फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2 पाई रूट LC, 1/2 पाई रूट LC, यानी कि इंडक्टर का मान दे देगा और C का मान दे देगा, कैपेसिटी का मान दे देगा, तो हमारे पास क्या होगा, अनुनाद आवृत्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए FR का मतलब क्या है, यहाँ पे अनुनाद आवृत्ति होती है। क्लियर, कोई चीज समझ में नहीं आ रही क्या, क्लियर है ना। तो FR का मतलब क्या है, यहाँ पे अनुनाद आवृत्ति। अनुनाद आवृत्ति की स्थिति की अगर बात मैं करता हूं यहाँ पे कि अनुनाद आवृत्ति के अंदर हमारे पास अगर प्रतिबाधा अगर उपस्थिति हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये चीजें आप लोगों को Z बराबर चीजें आप लोगों को पढ़ा भी है, पढ़ा है ना। तो जहां पे ये कंडीशन कब लगेगी, सॉरी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं हम। तो XL और XC हो तो यानी दोनों का मान अगर समान हो तो उस कंडीशन में आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जैसे देखिए कि अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज और धारा एक समान फेज में रहते हैं, यानी कि वोल्टेज और धारा दोनों एक साथ एक समान फेज के अंदर कार्य करते हैं। जैसे इन फेज होती है और एक आउट फेज होती है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं? इन फेज की बात कर रहा है। दोनों यानी दोनों राशियां धारा और वोल्टता दोनों एक समान यानी कि स्थिति पर पहुंचनी चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहता है? शक्ति गुणांक का मान भी कैसा होना चाहिए? इकाई होना चाहिए इसका। किसका? अनुनाद, श्रेणी अनुनाद की बात करें आरएलसी सर्किट के अंदर। ठीक है, तो जो पावर फैक्टर होता है यानी शक्ति गुणांक होता है, उसका इकाई क्या होना चाहिए? इसका मान होना चाहिए किसके अंदर? आरएलसी के अंदर, अनुनाद आवृत्ति की स्थिति की कंडीशन के अनुसार अगर बात करते हैं तो। ठीक है, श्रेणी अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, धारा का मान अधिकतम होता है। ये ध्यान रखना कि जो श्रेणी अनुनाद होता है आरएलसी के अंदर, तो उसके अंदर हमारे पास जो धारा का जो मान होता है, सॉरी प्रतिबाधा का जो मान होता है न्यूनतम होता है, और जो उसके अंदर जो धारा का जो मान होगा वो कैसा होगा? अधिकतम होगा। उस कंडीशन में कैसा होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास क्या था? श्रेणी अनुनाद और श्रेणी आरएलसी सर्किट का अनुनाद। यहां से और यहां तक हमारे पास क्या है? श्रेणी का है, और यहां तक हमारे पास किसका? अनुनाद के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था कि अनुनाद होता क्या है, और अनुनाद के अंदर दो प्रकार का होता है, श्रेणी अनुनाद और समांतर अनुनाद, यानी कि दोनों के आरएलसी की ही बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, आरएल और आरसी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीजें आरएलसी के अंदर है वो चीजें यहाँ पे श्रेणी और समांतर में काउंट होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? सभी के समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से एक सवाल और बनता है। कितने सवाल बनते हैं यहाँ से? एक तो हमारे पास फेज कैसा होना चाहिए? अनुनाद के अंदर, स्थिति के अंदर दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, उसका शक्ति गुणांक क्या होना चाहिए? इकाई होना चाहिए। ठीक है, श्रेणी अनुनाद के अंदर प्रतिबाधा का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है? तो न्यूनतम होता है। ठीक है, और धारा का जो मान पूछ ले तो उसका अधिकतम मान होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अनुनाद की स्थिति के अंदर क्या होता है कि एक्सएल बराबर एक्सई होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तीसरी बात क्या होती है? अनुनाद आवृत्ति का जो एफआर बराबर क्या होता है? 1/2π√LC होता है। ये इसका क्या हो गया? अनुनाद, श्रेणी अनुनाद का सूत्र होता है, यानी कि अनुनाद फ्रीक्वेंसी की बात कर लो जाए, अपने श्रेणी आरएलसी के सर्किट की बात कर लो। ठीक है, तो यहां तक क्लियर सभी के? इसके बाद में एक सवाल और आता है डायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटी फैक्टर, यानी कि इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। देखिए यहां से हम देख लेते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि वहां से एक सवाल आप लोगों को देखने को मिल सकता है। क्योंकि आईटीआई के अंदर तो खैर मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि थोड़ा सा अंदर की तरफ चले गए, हम डीपली के अंदर चले गए, तो हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस अगर पूछ भी लेता है तो आप लोगों को समझ में याद रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर जिसको हम गुणा फैक्टर बोला जाता है, गुणवत्ता फैक्टर, कारक। ठीक है, गुणवत्ता कारक यानी क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए इसको सबसे पहला बात यहाँ पे करते हैं, क्वालिटी फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से करते हैं। और क्यू के करने के बाद में हमारे पास क्या होगा कि जैसे R1/R√L/C, तो ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का सूत्र होता है। क्या होता है? Q बराबर 1/R√LC होता है। L का मतलब हमारे पास इंडक्टर होगा, C का मतलब उसका कैपेसिटर होगा, R का मतलब इसका प्रतिरोध हो गया। तो ये क्वालिटी फैक्टर का भी एक सूत्र आप लोगों को याद करना है, और यहाँ से सवाल पूछ सकता है, और पूछने का मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी पूछ सकता है, यानी सूत्र भी पूछ सकता है। 4 ऑप्शनों में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो क्वेश्चन कर सकता है कि क्वालिटी फैक्टर का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को क्वालिटी फैक्टर का सूत्र हमारे पास क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? 1/R√LC होता है। पूछ सकता है कि अनुनाद आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? तो अनुनाद आवृत्ति हमारे पास क्या होगी? FR 1/2π√LC होगा। क्लियर? तो यहां से देखना, यहां से हम क्वालिटी फैक्टर को देखिए भाई, ये हमने लिखा है कि क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर यानी गुणवत्ता कारक। गुणवत्ता कारक में Q बराबर 1/R√LC है। उसी में हमारे पास क्या होता है क्वालिटी फैक्टर के अंदर कि जैसे मान के चलो हमारे पास Z है, यानी कि प्रतिबाधा है। ठीक
ठीक है। प्रतिबाधा हमारे पास यानी कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इकाई के अंदर, तो पिछले वाले टॉपिक में था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा कि अनुनाद की इकाई क्या होती है, आकृति कैसी होती है, इकाई के रूप में होती है। तो हमने दोनों के रूप में यानी कि क्वालिटी फैक्टर हमने डिनोट किया है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो बीच में हमारे पास क्या है, इकाई ले ली हमने इसको, ठीक है। इस साइड में हमारे पास क्या है, लैगिंग की तरह काम कर रहा है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, लैगिंग की तरह, और ये हमारे पास किसकी तरह काम कर रहा है, लीडिंग की तरह, यानी कि अग्रगामी। भाई देखो क्वालिटी फैक्टर के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो इधर तो यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर तो अग्रगामी यानी लीडिंग की तरफ काम करेगा, और जो राइट साइड है तो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, लैगिंग की तरफ काम करेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना कि ओनली श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन बन सकता है कि श्रेणी परिपथ यानी अनुनाद श्रेणी अनुनाद आरएलसी सर्किट के अंदर क्वालिटी फैक्टर का जो लैगिंग किस तरफ होता है, हमारे पास लैगिंग किस तरफ होता है, राइट साइड में, दाएं हाथ की तरफ, और ये हमारे पास अग्रगामी लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। तो ये चीजें हम इकाई के रूप में इसको डिनोट किया जा सकता है। देखिए हमारे पास क्या होता है कि श्रेणी अनुनाद आवर्ती में यदि आवर्ती का जो मान होता है श्रेणी रेजोनेंस के अंदर यानी कि सीरीज अनुनाद रेजोनेंस परिपथ के अंदर आवर्ती का जो मान होता है, फ्रीक्वेंसी का जो मान होता है अनुनाद आवर्ती से कम होने पर, ध्यान रखना कि अगर मान के चलो श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर अगर आवर्ती का जो मान है अनुनादी आवर्ती से अगर कम होता है तो हमारे पास कौन सा सर्किट बनता है, यहाँ पे धारितीय प्रकृति का होगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह काम करेगा। क्लियर, यानी कि श्रेणी अनुनाद परिपथ के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी का मान अगर मान कम आ रहा है तो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारितीय प्रकृति का होगा। अगर मान लो आवर्ती का मान अनुनादी आवर्ती से अधिक है तो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह काम करेगा। ये क्लियर, प्रेरकीय प्रकृति के आधार पर काम करेगा, प्रकृति का भाग का होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक दोनों चीजें। भाई अगर मान लो फ्रीक्वेंसी श्रेणी के अंदर बात कर रहा हूं, श्रेणी के अंदर अगर आवर्ती अनुनाद आवर्ती के मान अगर कम है तो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, किस प्रकृति के आधार पर काम करेगा, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो हमारे पास जो अनुनाद आवर्ती है उसका मान अगर अधिक है तो हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, प्रेरकीय प्रकृति के आधार पर होगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरह काम करेगा। क्लियर, तो ये तो था हमारे पास कौन सा, श्रेणी वाला, ठीक है। तो श्रेणी वाले हमारे पास जैसे श्रेणी अनुनाद भी कंप्लीट, आरएलसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका क्वालिटी फैक्टर भी हो गया, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर के अंदर आप लोगों को एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है, क्वालिटी फैक्टर को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। हम आप लोगों को एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि आईटीआई के अंदर ऐसा है नहीं है कि भाई आईटीआई में सिलेबस कम आता है तो हम उसका छोड़ के चलेंगे। आईटीआई के अंदर हम पूरे सिलेबस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। हर प्रकार के किसी प्रकार का टॉपिक है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू लेके चल रहे हैं, उसको हम कोई भी ऐसा बीच में छोड़ नहीं रहे, ठीक है ना। तो हम आईटीआई के अंदर के हिसाब से बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक चलता है हमारे पास समांतर आरएलसी होता है, अनुनाद की बात करते हैं, ठीक है। तो समांतर अनुनाद की अगर बात करते हैं हम तो यहाँ पे चलिए देखिए भाई, ये हमारे पास है समांतर परिपथ अनुनाद, यानी कि जो हम इससे पहले वाले टॉपिक पढ़ा था कि श्रेणी पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, समांतर परिपथ अनुनाद। समांतर परिपथ अनुनाद के अंदर क्या होता है कि वो चीज हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें आर है, एल हो और सी है, तीनों क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे प्रवेशिका यानी कि वाई बराबर क्या होता है कि जैसे बी का स्क्वायर सॉरी आर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना। तो उसी प्रकार से हम बात डायरेक्ट में यहाँ पे ये करते हैं कि इसका जो फॉर्मूला होता है कि एफ ई यानी कि अनुनाद आवर्ती बराबर क्या होगा, 1/2 पाई रूट एल सी, जो हमने श्रेणी में पढ़ा था वही हमारे पास किसका होगा, समांतर का होगा, ठीक है। समांतर और श्रेणी के अंदर ऐसा कोई खास अंतर नहीं है फॉर्मूले के अंदर, लेकिन बात यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर की आती है। तो क्वालिटी फैक्टर में थोड़ा सा अलग देखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें समांतर वाले में जिसमें नोट डाल के हमने लिखा है कि समांतर अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा, समांतर अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा अधिकतम होती है, यानी कि जो समांतर जो पैरेलल जो रेजोनेंस होता है उसके अंदर अगर प्रतिबाधा का मान कैसा है हमारे पास अधिक है तो हमारे पास धारा का मान क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा,
ठीक है, उस कंडीशन में हमारे पास श्रेणी रेजोनेंस के अंदर क्या था कि हमारे पास श्रेणी अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा का जो मान क्या था, कम था, और धारा का मान क्या था, अधिक था। तो यहाँ पे पैरेलल के अंदर हमारे पास प्रतिबाधा का मान ज्यादा रहेगा और धारा का मान क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास धारा का मान कम रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वेरी मोस्ट। ठीक है, दूसरा है अनुनाद की स्थिति में वोल्टेज और धारा एक समान फेज में रहते हैं। अगर एक समान फेज में रहते हैं तो ही हमारे पास जो उसका पावर फैक्टर होगा यानी शक्ति गुणांक होगा वो इकाई होगा। अगर दोनों एक समान नहीं होंगे, चाहे श्रेणी हो चाहे समांतर हो, तो हमारे पास इकाई उसका मान नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात को? अगर दोनों का मान अगर एक समान है, ठीक है, यानी कि मान लिया कि जैसे ये हमारे पास कोई सर्किट चल रही है, राशि चल रही है, ऐसे इसी प्रकार से हमने मान लिया कि ये चीजें है, यहाँ से दोनों एक साथ पहुंची है, एक समय पर एक साथ पहुंच रही है, यानी कि इन फेज हो रही है, इन फेज हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, शक्ति गुणांक क्या रहेगा, इकाई होगा। अगर दोनों के अंदर अगर आगे पीछे अंतर होता, आउट ऑफ फेज होता, तो हमारे पास उन दोनों का मान क्या होता, इकाई नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इकाई नहीं होगा। तो वहां पे लैगिंग और लीडिंग के रूप में काम करेंगे हम। ठीक है, वो चीजें हमारे पास क्वालिटी फैक्टर के अंदर काउंट किए गए हैं। ठीक है, तो बात हम करते हैं क्वालिटी फैक्टर यानी कि गुणवत्ता कारक। गुणवत्ता कारक, ठीक है, तो यहाँ से गुणवत्ता कारक के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लिया कि समांतर अनुनादी परिपथ में प्रेरक और सांधारित्र यानी कि इंडक्टर और जो कैपेसिटी होता है वो हमारे पास क्या होता है, प्रवाहित धारा और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के अनुपात को, यानी कि मान लिया कि प्रेरक और जो सांधारित्र है यानी कि इंडक्टर और सांधारित्र के अंदर जो धारा प्रवाहित की जा रही है ना, जैसे मान लिया कि कोई सर्किट हमारे पास है तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, प्रेरक भी लगा हुआ है और हमारे पास क्या लगा हुआ है, सांधारित्र भी लगा हुआ है। इन दोनों के अंदर अगर धारा बीच में से जा रही है तो उन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर कहलाएगा, यानी कि गुणवत्ता कारक कहलाएगा। अगर दोनों का अनुपात नहीं होगा तो हमारे पास समांतर क्वालिटी फैक्टर नहीं कहलाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर के अंदर हमने श्रेणी क्वालिटी फैक्टर था, उसके अंदर हमने क्या किया था, वो सर्किट हम बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास जेड हो गया, प्रतिबाधा होगी। ठीक है, क्या हुई, यहाँ पे प्रतिबाधा है और ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू है, और ये हमारे पास डब्ल्यू ई है, यानी डब्ल्यू ई का मतलब फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवृत्ति है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि यहाँ तक हमारे पास इकाई है, क्योंकि दोनों का मान क्या है, समान है, इसी वजह से उनका जो पावर फैक्टर है इकाई आ रहा है। तो जैसे इकाई है तो हमने श्रेणी क्रम के अंदर अगर बात की थी रेजोनेंस में, तो हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर क्या था, लीडिंग था, और राइट साइड में क्या था, लैगिंग था, नहीं था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर समांतर के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास कैसा होगा, लीडिंग होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, और जो हमारे पास इस साइड में लेफ्ट साइड के अंदर होगा कैसा होगा, पश्चगामी होगा। कैसा होगा, पश्चगामी, क्योंकि हमने श्रेणी के अंदर पढ़ा था कि इधर तो लीडिंग था और इधर लैगिंग था, और क्वालिटी फैक्टर समांतर के अंदर क्या होगा कि राइट साइड के अंदर तो लीडिंग होगा और लेफ्ट साइड के अंदर कैसा होगा, लैगिंग होगा। क्लियर? तो क्वालिटी फैक्टर समांतर की अगर बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर समांतर के अंदर Q बराबर R रूट C और L का रूप जो भी होगा हमारे पास किसका होगा, क्वालिटी फैक्टर समांतर के रूप में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो जो आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हमने आपको 4 टॉपिक पढ़ाए, जिसमें हमारे पास सबसे पहले था श्रेणी, ठीक है, और RLC का रेजोनेंस पढ़ा है, श्रेणी रेजोनेंस पढ़ा है, पैरेलल रेजोनेंस पढ़ा है, क्वालिटी फैक्टर पढ़ा है। ठीक है, दोनों का, श्रेणी और समांतर का। तो आज के 3-4 टॉपिक कंप्लीट है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट हो तो आप लोग निसंकोच होकर आप पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन जो ITI क्लास के रूप में आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप जिस प्रकार से रेगुलर क्लास आप देखते रहोगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ठीक है, सब ITI के एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप लोगों के पढ़ा हुआ चीज है तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो कोई चीज की सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा। अगर फिर भी अगर कोई चीज का डाउट लगते हो आप लोगों को तो आपके सामने मैं खड़ा हूं, तो आप निसंकोच होकर आप पूछ सकते हो, लेकिन पूछोगे आप। ठीक है ना, पढ़ना आपको पड़ेगा, पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना, किसी चीज की अगर फिर भी कमी आप लोगों को दिखता है कि सर ये चीजें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कोई चीज समझ में नहीं आया, तो आप दोबारा दूसरे दिन आके आप पूछ सकते हो।
ठीक है ना। लेकिन आप घर जाके नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मैं यहाँ पढ़ाया हूँ तो आप लोग आज घर जाके इसको नोट करते हो, कॉपी में आप लोगों ने नोट किया है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, आसानी से घर जाके देखोगे। तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज की डाउट लगती है तो आप दूसरे दिन आके आप पूछ सकते हो कि सर ये चीजें हमारे को समझ में नहीं आई है, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आती है तो घर जाके आप अपना जो प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में, जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको आप खोलिए और वहां पे अपने जो प्लेलिस्ट खोल के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर जो 5 नंबर की 6 नंबर की क्लास है उसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई चीज को डाउट है तो आप दूसरे दिन आके पूछ सकते हो, ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे बात को, क्लियर। तो आज का जो सेशन है हम यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो टॉपिक है एसी थ्योरी को कंप्लीट करना जा रहे हैं, ठीक है। एक क्लास और लगेगी अपनी एसी थ्योरी की, तो अपने 7 क्लासों के अंदर इस एसी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, ठीक है। तो आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को चैनल के सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ITI से संबंधित किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंच पाए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बने रहोगे तो हम इसी प्रकार से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्लास डालते रहेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी की। क्योंकि स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट के अंदर प्रैक्टिकल जरूरी है, क्योंकि किसी प्रकार की वैकेंसी है जिसके अंदर इसरो है, DRDO है, टेक्निकल हेल्पर है, ठीक है, तो जिसके अंदर NVS है, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को स्किल टेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो स्किल टेस्ट के अंदर आपने अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके अंदर आप लोगों को हर प्रकार की जो स्किल टेस्ट है प्रैक्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, आप अच्छी तरीके से उसको देख सकते हो, ठीक है ना। तो चले आज के लिए यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद और जय हिंद।